नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। शेडनेट हाउस लगाएं, अच्छी आय कमाएं। तुरई की फसल में करें आवश्यक कार्य। आज के समय में हर किसान चाहता है कि आमदनी बढ़े और इसके लिए कठिन मेहनत भी करते हैं, परंतु वहीं किसान खेती से अधिक लाभ कमा पाते हैं जो समय पर आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर नई तकनीक अपनाते हैं। ऐसे ही एक संसाधन है शेडनेट हाउस। नेट हाउस में खेती से किसान 12 महीने बेमौसमी सब्जियां, फूल, औषधि फसलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शेडनेट हाउस के बारे में विस्तार से जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, शेडनेट एक ढांचा है जिसमें हम लोग एग्रोनेट सामग्री से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। ये नेट होता है और इसमें जो सूर्य की रोशनी होती है, इसमें कटौती कर करके मतलब हम लोग इसमें अपना फसल को ग्रो कर सकते हैं। आजकल किसानों के बीच खेती करने की नई नई तकनीक लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि कुछ नई तकनीक से किसान अपने अनुसार खेती कर सकता है, जिससे उन्हें फसलों से काफी अच्छा मुनाफा भी मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमेशा किसानों ने मौसम की मार झेली है। हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों के लिए शेडनेट हाउस में खेती करने का विकल्प बहुत अच्छा है। इससे किसान अपनी फसल को मौसम और प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। शेडनेट मेनली हम लोग जो लगाते हैं, इसमें हम लोग ऑफ सीजन में सब्जी हुआ, चाहे हमारा मसाला का खेती हुआ, जड़ी बूटी का हुआ, सुगंधित जो भी हमारे पास पौधे होते हैं, उसका हम लोग इसमें आसानी से खेती कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, सब्जी का नर्सरी हुआ, चाहे हमारे फलदार जो भी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, इसमें बहुत आसानी से हो सकता है। तो वो सब अगर हम लोग दिन के जब टेम्परेचर हमारा समर में और खरीफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय हम लोग अगर शेडनेट में अगर हम लोग रखते हैं तो इसमें का मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए शेडनेट किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही इसमें एक और फायदे मिलते हैं कि शेडनेट में जो हम लोग अगर लगाते हैं फसल, तो इसमें कीट की समस्या भी बहुत कम आती है और हम ऑफ सीजन में इसका यूटिलिटी जो ओपन फील्ड में हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो हम लोग शेडनेट से कर लेते हैं। शेडनेट हाउस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: नींव के खंभे, कड़ी और सिरे की फ्रेम, दरवाजे की फ्रेम, छल्ले, छत एवं साइड के कवर नेट, नींव की ग्राउंडिंग, रास्ते की फर्श, जंग रोधी उपचार आदि की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, ये हमको शेडनेट में हम लोग को जो हम लोग बनाएंगे, उसका जो स्थल का जो चयन करते हैं, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। स्थल का चयन उन जगह पे करना है जहाँ पे आपका भवन, बड़े बड़े पेड़, वहाँ से हम लोग दूर बना के मतलब स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और और वहाँ पे जल की निकासी अच्छा होना चाहिए। और साथ ही और अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत तेज़ आंधी तूफान अगर आता है, तो उस केस में हम लोग विंड ब्रेक्स लगाते हैं, जो स्ट्रक्चर से ठीक 30 मीटर के दूरी पे हम लोग उसका मतलब लगाते हैं, ताकि आंधी तूफान से, ओला से बचा सके। किसान भाइयों, इसमें जो प्राकृतिक आपदा से जैसे ओला वगैरह गिरता है, चाहे तेज बारिश होती है, तो उससे अगर फसल को हमको सुरक्षा मिल सकता है शेडनेट द्वारा। फिर हमारा इसमें आता है दिशा, हम लोग किस दिशा में बनाएंगे शेडनेट को। अगर ये हम लोग डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा प्रकार का फसल ले रहे हैं। हर फसल को लाइट की ज़रूरत मतलब अलग अलग होती है। जिस फसल को लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उस केस में हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम लोग शेडनेट का
स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर जिसमें लाइट की रोशनी कम चाहिए होती है तो उसके लिए हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग शेड नेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हमारे इसमें बात आता है कि हम लोग इसको बनाएंगे किस चीज़ से। शेड नेट बनाने के लिए मेनली दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा फ्रेम, दूसरा हमारा इसका जो नेट होता है वो। फ्रेम, किसान भाइयों, फ्रेम आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम आप मेटेलिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम का होता है, लोहा का होता है, उसका भी आप फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम मतलब उसका ढांचा जो आप तैयार करते हैं वो। इसमें आप बांस का या लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दूसरा इसमें जो आता है सामग्री वो उसका नेट है। नेट, किसान भाइयों, नेट पे अगर चर्चा करते हैं तो ये एग्रो नेट है जो हरा रंग का आता है। ये विभिन्न रंगों पर आता है और इसका जो जालीदार जो ये होता है ये अलग अलग होता है। ये इसमें 25% से लेकर 90% तक लाइट, सूर्य की रोशनी की कटौती करने की क्षमता रहती है। तो वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा हम लोग फसल इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये हम लोग को इसका लायबिलिटी कितना दिन है। अगर हम शेड नेट तैयार करते हैं तो किसान भाई जानना चाहेंगे कि यह कितना दिन तक ये टिकाऊ है। तो शेड नेट अगर हम लोहे का या एल्युमिनियम का फ्रेमिंग अगर करते हैं तो किसान भाइयों उसको हम लोग को पेंटिंग कर लेना चाहिए समय के अंतराल पर। उससे क्या होता है, इसका फ्रेमिंग का आपका 20 से 25 साल तक लास्टिंग हो जाता है। ठीक वही अगर हम बांस का अगर हम लोग लगाते हैं या लकड़ी का लगाते हैं फ्रेमिंग तो वो 2 से 3 साल ही टिकाऊ होता है। और इसमें जो नेट हम लोग जो लगाते हैं, जो कवरिंग हम लोग इसको डालते हैं, ये कवरिंग के मतलब लायबिलिटी भी आपका 3 से 5 साल ही होता है। उसके बाद इसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। शेडनेट हाउस योजना में सब्सिडी। किसान भाइयों को शेडनेट में खेती करने या नर्सरी तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान दे है। इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, इसमें जो शेड नेट का जो लागत है उस पर हम अगर चर्चा करते हैं तो किसान भाइयों इसमें खर्चा मतलब जो भी बैठता है उस पर भारत सरकार अनुदान देती है। तो अगर ये निर्भर करता है कि वही कि आप फ्रेमिंग मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा चीज़ का फ्रेमिंग कर रहे हैं, उस पर अलग अलग है। किसान भाइयों, अगर इसकी जानकारी लेनी होगी कि हम कैसे इसका अप्लाई करें, कैसे हमको इसका फ़ायदा मिल सकता है, तो किसान भाइयों आपके नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होंगे या किसान कॉल सेंटर पे आप कॉल करके भी इसका सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरई की फसल लगाई है उनकी फसल इस समय फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे भरपूर उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, इस समय फसल में कौन कौन से कार्य को करना जरूरी है, जिस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SK पांडे। हमारे किसान भाइयों ने इस समय पे तुरई या गिलकी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो लगा रखी है और फूल भी रही है, फल भी रही है और किसान भाई इसको बाजार तक ले भी जा रहे होंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि वर्षा के कारण उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमारे किसान भाई बरसात में देख रहे हैं कि ज़मीनों पर ही उनकी बेल जो है फैलती है। इससे जो फल और फूल लगते हैं इन पर कीटों के प्रकोप के साथ साथ ज़मीन में नमी ज़्यादा होने से जब फल उसको ज़मीन को छूता है तो फल का गलन भी होने लगता है। तो छोटी अवस्था में फल गल जाते हैं तो उससे उत्पादन नहीं मिल पाता किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह ये है कि वो एक परगोला बनाएं या आपके तार का मंडप बनाएं, उस पर बेल को चढ़ाएं। उसको ऐसा करने से दो फायदे हैं किसान भाइयों को कि फलों का सड़न भी रुकेगा और दूसरा बेल की वृद्धि भरपूर होगी, तीसरा फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, चौथा फल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, स्वस्थ लगेंगे और उससे उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती कि बरसात के समय पर होने वाले खरपतवार, जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी हैं, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो यहाँ पर जमते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में
हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता है कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें। खरपतवार निकालने में आसानी होगी, उनको नियंत्रित रखेंगे। उस सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में ना फेंकते हुए इनको दूर फेंकें ताकि किसी प्रकार के कीट और रोग उनमें पनप के पुनः आपकी फसल पर ना आए। तो ये किसान भाई विशेष सावधानी रखें। किसान भाइयों, तोरई की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में घुलनशील उर्वरक NPK 19:19:19 का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे तोरई के गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होंगे। और अब सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि पूरे की पूरे पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। उसका कारण है कि जड़ों का गलन। तो जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, पानी भरा हो रहा पौधे के पास, वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था करें, अन्यथा इस रोग को रोक पाना, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये हमारा पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण उनकी जड़ों सतही होती हैं, बारीक होती हैं, तो वो जल्दी से सड़ने लग जाती हैं। अतः पानी का प्रबंधन करें। और पानी के प्रबंधन के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जड़ें सड़ रही हैं, तब हमारे किसान भाई M45 को पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दें, बेविस्टिन को घोल के उसकी ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग का मतलब होता है आसपास पौधे की जड़ों वाले भाग में छिड़काव कर दें उसको, जैसे हम पानी सींचते इसी तरह हजारे में लेके उसको हम दे सकते। इसके अलावा तोरई की फसल में फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। ये मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और एक विशेष प्रकार की जो इल्ली है जिसको लीफ माइनर कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर्पाकार पत्ती पर जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, वो एक छोटी सी इल्ली होती है जो कि पत्ती का जो क्लोरोफिल है हरा भाग है खाते हुए और पत्ती को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुरंग कीट भी बोलते हैं कई बार इसको। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्सिन 1 से 2 ml दवा किसान भाई पानी में घोल लें और इसका छिड़काव ऐसे समय पे करें जब वर्षा ना हो रही हो। तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय पौधों की पत्तियों को इसका प्रभाव देखने पर तब भी मिलेगा कि पत्तियां उसको सोख लें। अगर वर्षा हो जाएगी तो इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाई विशेष ध्यान दें, चूंकि अभी बादल रहते हैं तो सुबह से शाम तक छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ना हो रही हो इसका विशेष ध्यान रखें। तुरई की फसल को पीला मोजेक विषाणु रोग द्वारा अधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें तथा सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के साथ दिन और रात के तापमान में कमी होने, कम अपेक्षित आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां कहीं भी खरपतवार दिखाई दें उसे नष्ट कर दें। मूंगफली और अन्य फसलों में मृदा जनित रोगों जैसे संधि विगलन, जड़ विगलन के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा उपचारित गोबर की खाद तैयार करके रखें, जिससे फसलों में बीमारियां आने पर डाला जा सके। मूंगफली में बुआई के 40 दिन बाद कोई अंतः सस्य क्रियाएं ना करें। मूंगफली की फसल में दीमक और सफेद ग्रब को नियंत्रित करने के लिए सिंचाई के पानी के साथ क्लोरोपायरिफास 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। सभी फसलों में मृदा संरक्षण, बेहतर वायु संचरण व खरपतवार नियंत्रण हेतु अंतः सस्य क्रियाएं करें। फलदार पौधे लगाने के लिए यह समय उचित है। फूल व पत्ता गोभी की
रोपणी तैयार करने का यह समय उचित है। खेत में चूहों के नियंत्रण के लिए जिंक फॉस्फाइड, आटा और खाने का तेल 2:94 के अनुपात से मिश्रण तैयार करके चूगा खुले बिलों में रखें। भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद का संरक्षण करें। इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके। इस समय कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। पशु बांधने के स्थान को साफ सुथरा रखें। हरा चारा व सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। गर्भवती मादाओं को 1 किलोग्राम दाना अतिरिक्त खिलाएं। मच्छरों द्वारा विभिन्न रोगों का संक्रमण होता है, अतः कीट मच्छरों से बचाव के लिए पशु आवास तथा आसपास समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। पशु के खुर की सफाई करते रहें। पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा दें व खुरपका, मुंहपका, काला ज्वर व गलघोंटू बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मलिकपुर, जिला जयपुर के किसान सुभाष चंद्र ने। आप सब्जियों में फल मक्खी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुभाष जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बहनों एवं भाइयों, आज हम आपसे ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू, घिया, तोरी, खीरा और टमाटर में एक मुख्य कीट की समस्या, जहाँ पर भी आप इस फसल को उगा रहे हैं वहाँ पर ये मुख्य कीट की समस्या होती है, जिसे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं या हम इसे फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। ये फल मक्खी सीधा फल के ऊपर आक्रमण करती है। तो जैसे मैंने आपको ये कुकुरबिट्स हैं जो बेल वाली हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें ये जब अभी फल थोड़ा सा बना हुआ था और काफ़ी नरम ही होता है, तब ये उसके भीतर अपने अंडे, फल के भीतर अपना ये एक अंग है इसमें, उसको अंदर डालकर फल के भीतर चावल के दाने की तरह सफ़ेद छोटे छोटे अंडे फल के भीतर दे देती है और उनमें से 4-5 दिन में शिशु निकलकर जो छोटे से, अभी तो 1 mm 2 mm के होगा शुरू में, वो अंदर का गूदा खाना शुरू कर देंगे और 8-10 दिन में वो 3 अवस्थाएं पार करके जब उनका पेट भर जाएगा तो वो फ्रूट में से बाहर निकलकर ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें प्यूपा की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद उसमें से प्यूपा में से फिर से वो मक्खी जो है वो 8-9 दिन के बाद मक्खी निकल जाएगी और ये जो जीवन चक्र हुआ अंडे देने से वयस्क बना, ये लगभग 1 महीना इसको लगता है और 1 महीने में एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है और जो आपकी क्रॉप्स लगी हैं उनके ऊपर इसका आक्रमण हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि यदि हम कोई भी नियंत्रण का तरीका ना अपनाएं तो कई बार 60-70-80% तक भी हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। बाहर से आपको जो फल अच्छा दिखेगा लेकिन उसमें एक गोंद सा आपको नजर आएगा, जिससे ये पता लग जाता है कि इसने, मक्खी ने इसके भीतर अंडे दे दिए हुए हैं। और जो टमाटर है उसको जैसे ही वो रंग परिवर्तित करने लगेगा अपना, तो उसके भीतर भी ये अंडे दे देती है और जैसे ही हम उस टमाटर को कुछ दिन के बाद अगर दबाएं तो उसमें से वो थोड़ा सा झाग सा निकलना शुरू हो जाएगा बाहर को। उससे पता लग जाता है कि इसके भीतर भी अंडे ये फल मक्खी दे चुकी है। तो इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि किसान जो है उसका मुख्य जो एम है वो होता है कि नियंत्रण करना है। इसके अलावा फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए ट्रैप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनाल ट्रैप बाजार में उपलब्ध है। इसका असर 2 माह तक रहता है, लेकिन अगर यह ट्रैप उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो आप किसी प्लास्टिक बोतल का ट्रैप खुद ही बना सकते हैं। इसके लिए बाजार में उपलब्ध रासायन मिथाइल यूजिनाल, अल्कोहल और डाइक्लोरोवास का 4, 6 और 1 अनुपात का घोल तैयार करें और तैयार घोल में किसी लकड़ी के गुटके को 24 घंटे के लिए डुबोएं
और जैसे कि विजुअल में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से गुटके को लगा दे, जिसमें फल मक्खी का नर कीट आएंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये टैप 1 महीने तक अच्छी प्रकार से काम करते हैं। अगर ये कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो एक और भी आसान विधि है। किसी घड़े या अन्य पात्र में गुड़ का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें मेलाथियान कीटनाशी मिला दें और जगह जगह रख दें। इससे भी फल मक्खी कीट पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। हमने कुछ गंधपाश या ट्रैप्स जिनको हम बोलते हैं, नर आकर्षक गंधपाश हमने विकसित किए हुए हैं, जिसमें इन मक्खियों के नर आकर्षित होकर उस बोतल के अंदर आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। और ये कम से कम 300, 400 आपको फ्लाइज जो है उस ट्रैप के अंदर नज़र आ जाएंगी। तो हम 8-10 ट्रैप अपने पूरे फील्ड में लगा सकते हैं। तो तीसरा ये हम कर सकते हैं कि हम गंधपाश का प्रयोग भी कर सकते हैं। और चौथा है कि हम कीटनाशक का प्रयोग भी करेंगे। तो हम इसमें वैसे पहले तो हम गुड़ और मेलाथियोन का छिड़काव बताते थे। 10 ग्राम गुड़ और 2 मिलीलीटर मेलाथियोन 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर हमें फसल पर छिड़काव करना है। और यदि गुड़ नहीं भी हम डाल पा रहे हैं तो हम 2 मिलीलीटर मेलाथियोन 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे फ्रूट है जिन पे आपको मक्खी का आक्रमण नज़र आ रहा है, उनको आपने तोड़ लेना है। और जितने भी ये प्रभावित फल है, एक 2 फुट का गड्ढा, 2 फुट गहरा गड्ढा बनाकर उसमें डाल देने हैं और उसको ऊपर से मिट्टी से कोई 15-20 सेंटीमीटर की मिट्टी की एक परत उसके ऊपर कवर कर देना है, ताकि उनमें से मक्खी ना निकल सके। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेनिल 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फल वृक्ष पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है कि या तो आप छिड़काव करने से पहले फल तोड़ लें, यदि आपको लगता है कि कुछ फल तोड़ सकते हैं, या फिर कम से कम 7-8 दिन का आप गैप दे दें छिड़काव के बाद, फिर फल को तोड़कर फिर मंडी में आप भेजें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है।